नमस्कार, मैं हूँ फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। लोक मंत्र के इस एपिसोड में हम एक बार फिर से यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं, और कहा जाता है कि जो ये राज्य जीतता है, केंद्र में उसकी सरकार बनती है। काफी उठापटक चल रही है। 2-3 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा। और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, जहां पर अभी भी बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ तारतम्य नहीं मिल पा रहा। एक तरफ वहां पर नीतीश, जैसा हम जानते हैं कि नीतीश कुमार तो वैसे ही पलटी मार चुके हैं, वो वहां से निकल गए हैं। और यूपी में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष अजीत सिंह के बेटे और चौधरी चरण सिंह के पोते जो हैं, वो भी अब गठबंधन से निकल के बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो ऐसे में स्थिति क्या बनती है? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव अभी भी गठबंधन में बने हुए हैं। उन्होंने 11 सीटों का एक ऑफर भी दिया है, जिस पर विचार चल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो चल रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब सीन क्या बन रहा है। मायावती जो है, उन्होंने साफ घोषणा कर दी कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। पिछले बार भी उनको सिर्फ एक सीट मिली थी। इस बार क्या होता है ये हमें कुछ नहीं पता। और जैसा हम सब जानते हैं कि चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, यहाँ पर ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर धर्म जाति के आधार पर ही वोट तय होते हैं। तो मायावती की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इस गठबंधन में आने से कतरा रही हैं? क्या उनको खौफ है कि उनको, जैसे हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया गया, जेल में है वो, इनके साथ भी वैसे ही हो सकता है? इतनी खौफजदा है वो। लेकिन वो हेमंत सोरेन की तरह ऐसी भी नहीं है कि वह स्टैंड ले ले। जो कहा जाता है कि उनकी काफी फाइलें खुली हुई हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो मायावती, जो जिन्होंने काशीराम की विरासत को विरासत में उन्हें काशीराम की राजनीति मिली, दलितों की राजनीति मिली, मुख्यमंत्री भी बनी, बड़ी पावरफुल मुख्यमंत्री भी बनी वो। लेकिन धीरे धीरे उनका जो ये जनाधार है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आपके पास सत्ता नहीं है तो आप कितने ही बड़े नेता बन जाए, कुछ भी हो, मीडिया में आप सुर्खियों में रहें, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे, जिसको कहते हैं कि क्या आप सत्ता में हैं। तो मायावती जी को लेके अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि वो सत्ता में है ही नहीं, सत्ता से बहुत दूर है। तो या तो उन्होंने, ऐसा लगता है कि जैसे समर्पण कर दिया हो कि भाई मुझको आप छोड़ दो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है और ये कहा है कि भाई ठीक है, आप जीतिए, यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं। इसके पहले भी हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि मायावती ने 100 मुसलमानों को टिकट दी थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि 100 मुसलमानों को वोट को सीट देने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं वो वोट काट रही हैं कांग्रेस के और या एसपी के। और दूसरी तरफ अगर एक हम नजर डालें तो एक और दलित युवा नेता
निकल के आए हैं। हालांकि उनकी आवाज आजकल दिखाई नहीं दे रही, ना सुनाई दे रही है, ना उनको पढ़ने में आ रहा है। वो है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। क्या वो इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं? इस तरह की किसी कंट्रोवर्सी में है नहीं कि उनके पास ईडी का छापा पड़ गया है, सीआईडी का पड़ गया, ईटी का पड़ गया, उस तरह से वो उस तरह नहीं है। तो इस मामले में अगर हम देखें तो क्या वो इसमें कुछ भूमिका निभाएंगे? क्या वो गठबंधन में आके उसको थोड़ी कुछ मजबूती देके और कुछ अपनी पार्टी और अपने अपना जो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो राजनीति है, उसको चमकाने की कोशिश करेंगे? ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा अवसर है कि अगर मायावती अभी भी, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि अ, जो चुनाव की घोषणा के बाद जो चुनाव आचार संहिता जो लागू हो जाती है, उसके बाद जो कहा जा रहा, हो सकता है कि मायावती के तेवर बदल जाएं और वो कुछ ऐसा करने जाएं कि जो बीजेपी को थोड़ा सा उससे धक्का लगे। ऐसे में ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि अभी क्या होता है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी एक हफ्ते के बाद ही यूपी पहुंचने वाले हैं, जहां वो 11 दिन उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो चलेगी। और अखिलेश यादव एसपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि वो रायबरेली या अमेठी में इस यात्रा में शामिल होंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब यूपी की राजनीति में क्या होता है। जैसा हम सब जानते हैं कि यूपी की राजनीति बहुत ही जटिल है, धर्म पर आधारित है, जाति पर आधारित है। एक तरफ राम मंदिर का इशू है, और जैसा कि देखा जा रहा है और सुना जा रहा है कि एक ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए जिसको कह सकते हैं कि उसका तुरुप का पत्ता जिसको कहते हैं ताश की भाषा में, वो उन्होंने खेल दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कारगर नहीं हुआ, कुछ कहते हैं कि नहीं ये है, इसका असर होगा। अब ये सब देखने वाली बातें हैं, लेकिन इस बीच एक जो बहुत बड़ी घोषणा की है अमित शाह ने, आज ही घोषणा की है कि वो आपका जो इतना बड़ा आंदोलन चला था, जैसे हमने उत्तराखंड में देखा कि वहां पर यूसीसी लागू कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उसके बाद हल्द्वानी में वहां पर मस्जिद और दरगाह और मदरसे पे, वहां पर अ, दरगाह नहीं मदरसा है, वहां पर उन्होंने बुलडोजर चला के उसको ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद वहां पे फायरिंग हुई, हिंसा हुई, लोग मारे गए, लोग बड़ी संख्या में घायल हुआ है, वहां पर कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट सेवा सब बंद हो गई है। ये है। तो यहाँ पर मोदी जी ने जो लोकसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि हम जब 2024 में 370 सीटें, वैसे दावा लगातार वो कर रहे हैं कि 370 के पार जाएंगे, तो हम कुछ बड़े फैसले लेंगे। अब ये बड़े फैसले क्या होंगे, ये देखने वाली बात है। क्या संविधान बदलेगा, या संविधान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा? एक नई व्यवस्था भारतवर्ष में शुरू होगी? ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको हमें देखना होगा कि क्या होता है अल्टीमेटली हमारे भारत देश में, जहाँ पर मिली जुली संस्कृति है, जहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी बहुत है और बरसों से जो साथ में रहते आ रहे हैं। तो क्या वहां पर अब हम एक नया भारत देखने वाले हैं, अगर 2024 में बीजेपी दोबारा जीत के सत्ता में लौटती है? फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।